नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे आज कक्षा 10 हिंदी विषय के लिए आपके साथ हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अपठित बोध, अर्थात वह प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में अपठित काव्यांश अथवा अपठित गद्यांश के नाम से आता है। अपठित बोध के अंतर्गत अपठित काव्यांश का एक प्रश्न आएगा और उसके अथवा में अपठित गद्यांश का एक प्रश्न आएगा। आप कर यह सकते हैं कि आप या तो अपठित काव्यांश को आपको हल करना है अथवा अपठित गद्यांश को हल करना है। इसके लिए निर्धारित अंक होते हैं 4। तो आज हम जिस प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं वह प्रश्न है अपठित काव्यांश अथवा अपठित गद्यांश और निर्धारित अंक हैं 4। इन 4 अंकों के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको क्या करना है, इस पर हम अगले कुछ मिनट में चर्चा करने जा रहे हैं। इकाई 6 आपका जो पूरा ब्लूप्रिंट है उसमें इकाई 6 है अपठित बोध के नाम से, जिसके लिए निर्धारित अंक 4 हैं। और इस प्रश्न में आपसे कुल, चाहे वो अपठित काव्यांश हो या अपठित गद्यांश हो, उसके अंतर्गत अपठित काव्यांश देकर 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अथवा अगर अपठित गद्यांश दिया है तो अपठित गद्यांश में भी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और उससे संबंधित आपको 3 या 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न 1 ज़्यादातर शीर्षक से होता है या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। तो पहला प्रश्न हो सकता है कि आपको एक गद्यांश दिया हो या काव्यांश दिया हो और वह काव्यांश से संबंधित या उस गद्यांश से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, जो पहला प्रश्न होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको इस गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो पहला प्रश्न शीर्षक हो सकता है अथवा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न हो सकता है, अर्थात हो सकता है कि उस गद्यांश को पढ़कर अथवा उस काव्यांश को पढ़कर आपसे उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। तो वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की भांति भी हो सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जानते ही हैं कि क्या होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसमें आपको विकल्प भी दिए जाते हैं। तो विकल्प वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न या चौथा प्रश्न केंद्रीय भाव या सारांश या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न का हो सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि आपको जो अपठित काव्यांश प्रश्न पत्र में दिया जाएगा या दिया जाता है या अपठित गद्यांश दिया जाता है, वह गद्यांश से संबंधित 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और पहला प्रश्न संभवतः हो सकता है शीर्षक का हो या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। अगला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकता है। और तीसरा प्रश्न या चौथा प्रश्न आपसे सारांश का या फिर जो आपको गद्यांश दिया है उसका केंद्रीय भाव आपसे पूछा जा सकता है। अब अपठित काव्यांश या जो गद्यांश है उसको हल करने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी, इससे संबंधित हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, दिए गए अनुच्छेद का बार बार वाचन करना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमें कोई गद्यांश या काव्यांश दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे ठीक तरह से, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे वो गद्यांश हो
या काव्यांश हो, उसे ठीक प्रकार से उसका पाठ पठन कर लेना है, उसको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद नए शब्दों के अर्थ परिचित वाक्यों में से निकालने की कला आपको सीखनी होगी। और ये कुछ नहीं, आपको क्योंकि आपको प्रश्न लिखने हैं, सारांश लिखने को आ सकता है, तो आप वहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं या वहाँ पर जो उसके उत्तर लिखते समय आपको क्या करना है कि आप वहाँ अर्थात गद्यांश में जो शब्द दिए हुए हैं उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सही वर्तनी का ज्ञान। आप प्रश्न पत्र में कुछ भी लिखेंगे, कोई भी प्रश्न हल करेंगे, आपको सही वर्तनी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वर्तनी अगर आप शुद्ध लिखेंगे तो आपको प्रश्न पत्र में और विशेष रूप से हिंदी के प्रश्न पत्र में हल करने पर अच्छे अंक भी जरूर प्राप्त होंगे। इसीलिए वर्तनी का विशेष ध्यान रखें कि शुद्ध वर्तनी लिखें और सही वर्तनी का आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो जब आप अपठित गद्यांश को हल कर रहे हैं उस समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो वर्तनी आप लिख रहे हैं अर्थात जो भी आप लिख रहे हैं वो उसकी वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए, या हम एक तरह से कहें कि अशुद्ध भाषा नहीं होनी चाहिए, अशुद्ध वर्तनी नहीं होनी चाहिए। कठिन शब्दों के लेखन एवं वाचन पर अधिकाधिक जोर। तो आपको अपने घर में भी जो आपको प्रैक्टिस करनी है या अपनी कक्षाओं में जो प्रैक्टिस करनी है वो ख़ास तौर से यह हमेशा करनी चाहिए कि आप कठिन शब्दों को बार बार पढ़ कर देखें, ताकि और अगर आपसे नहीं बन रहा है बार बार लिख कर देखें, अगर नहीं बन रहा है तो आप अपने शिक्षक से पूछें, अपने साथियों से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, और अथवा सर्च करें। कहाँ पर? गूगल पर सर्च करके भी आप उसका साउंड या आप उससे संबंधित शुद्ध वर्तनी को ढूंढ सकते हैं और सही उसका उच्चारण भी कर सकते हैं, सही लेखन भी कर सकते हैं। तो आप जब अपठित काव्यांश या गद्यांश के का जो प्रश्न लिख रहे होंगे, उनके उत्तर लिख रहे होंगे, तब आपको उन कठिन शब्दों का अगर प्रयोग आपने किया है तो कठिन शब्दों की वर्तनी सही हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब प्रश्न जो दिए हुए हैं उनको बार बार पढ़ना है ना, तभी हम उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे। और प्रश्नों को बार बार पढ़ना है, और आपको जो अनुच्छेद दिया हुआ है या जो गद्यांश दिया हुआ है या काव्यांश दिया हुआ है उसको भी बार बार पढ़ना है। फिर हमें प्रश्न देखना है कि प्रश्न का उत्तर किस पंक्ति में मिल रहा है, उससे संबंधित जो शब्द हैं उन शब्दों का मिलान करना है, भाव का मिलान करना है, और जहाँ मिलान हो रहा है उसको हमें रेखांकित कर लेना है। ये अभ्यास का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जिन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ना हो उनके उत्तर जानने हेतु गद्यांश का पुनः पठन करना होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा कि जब आप प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं, अगर आपको नहीं मिला तो आप उस गद्यांश को पुनः पढ़ें और पुनः उसमें से उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। अगला बिंदु हम देखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें, किंतु मानक रूप में लिखें। बच्चों हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रश्न पत्र में लिख रहे हैं और हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तो हमें अपनी भाषा में लिखना तो है, लेकिन प्रयोग में हमें मानक भाषा लानी है। अर्थात हम कोई भी अमानवीय भाषा या ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, हम मानक भाषा में ही अपने उत्तर को लिखेंगे सदैव। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा, और यह ध्यान रखेंगे हम तब जब हम अभ्यास करेंगे, और हम बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी भाषा में मानक शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब उत्तर संक्षिप्त और सरल होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमसे पूछा गया जो उत्तर हमसे पूछा जा रहा है
जो उत्तर हमें लिखना है, जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, हम उसी का उत्तर दें और संक्षिप्त में दें, सरल दें और प्रभावशाली तरीके से दें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो 3 से 4 प्रश्न होंगे वो एक एक, या कोई प्रश्न 1 नंबर का, कोई 2 नंबर का, ऐसे होंगे। और 3 प्रश्न अगर होंगे तो एक प्रश्न 2 अंक का होगा और शेष 2 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। तो इसलिए हमें यह विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। शीर्षक का चयन करने वाले प्रश्न हेतु शीर्षक के मूल तत्व की समझ होनी चाहिए। तो जब हमें गद्यांश को हम पढ़ेंगे तब हम यह देखेंगे कि हमें उसमें कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा भाव है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जो शीर्षक में सारी अभिव्यक्ति जितनी भी भावों की हुई है उसको प्रतिनिधित्व करने वाला ही शीर्षक होना चाहिए। सारांश निकालने का प्रयास हम कैसे करेंगे? सारांश निकालने का प्रयास ऐसे करना होगा कि हमने पूरा अनुच्छेद पढ़ा, पूरा गद्यांश पढ़ा, उसके बाद हम उसकी जो मूल मूल बातें हैं उन बातों को 1/3, मतलब उस जितना गद्यांश है उसके 1/3 शब्दों में, अपनी भाषा में किंतु मानक भाषा में उस पूरे अनुच्छेद का सार रूप लिखना है। इसे बोलते हैं सारांश। तो शीर्षक का प्रश्न आ सकता है, सारांश का आ सकता है। शीर्षक का अभिप्राय होता है कि जो भी दिया हुआ है गद्यांश, उसके लिए हमें कोई एक शीर्षक देना है। वो शीर्षक 2-3 शब्दों में भी हो सकता है, एक शब्द में भी हो सकता है। और अगला हमें जो लिखना है वो हमें ध्यान देना है, वह है वर्तनी संबंधी त्रुटियां। तो वर्तनी संबंधी त्रुटियों की हम अंत में पुनः जांच अवश्य करेंगे जब हम प्रश्न पत्र में का उत्तर लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, शीर्षक, लघु प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और सारांश। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं, हमें कुछ उदाहरण के माध्यम से अब आपको अभ्यास करना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जनसेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। संतोष उसका धन है। वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियां उसकी दासी हैं। तो यह अनुच्छेद या गद्यांश हमने एक बार पढ़ लिया है। अब इसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब जब हमने पूरा गद्यांश पढ़ा तो हम देख पा रहे हैं कि पूरे गद्यांश में जो मूल रूप से चर्चा की गई है वो किस बात की चर्चा की गई है? वो मूल रूप से चर्चा की गई है कर्मशीलता की, कर्मठ होने की, कर्म करने की। तो हम इस गद्यांश का उचित शीर्षक अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है कर्मशीलता। ठीक है, तो उत्तर में हम लिख देंगे कर्मशीलता, या फिर हम लिख देंगे कर्म का महत्व, या फिर हम लिख सकते हैं कर्मशील व्यक्ति, या फिर हम लिख सकते हैं आदर्श कर्मशील व्यक्ति। तो इस तरह से हमने देखा कि गद्यांश का उचित शीर्षक निकालना हमें कैसे आएगा। हम उस गद्यांश को बार बार पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा जो पूरा गद्यांश जिस बात पर केंद्रित है उस बात को हम शीर्षक के रूप में अच्छे शब्दों में रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में वर्णित
व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो अब जब हमने यह पूरा गद्यांश पढ़ा तो हमने देखा कि ये जो ऐसा व्यक्ति जो कि कर्मशील होता है, वह व्यक्ति उस कौन कौन से गुण लिए होता है। तो उसके गुणों का जो वर्णन अगर हम देखें तो वो गुण कौन कौन से हो सकते हैं, या हमारे इसमें कौन कौन से गुण दिए हुए हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति के गुण कौन कौन से हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब कर्मशील व्यक्ति प्रत्येक क्षण कर्म में लगाता है। वह विश्राम और विनोद में समय व्यर्थ नहीं गवाता। जन सेवा में अपना समय व्यतीत करता है। किसी भी काम को करने में ही अपना सही समय लगाता है, ना कि वह हाथ पर हाथ रखकर बैठता है। उत्साही होता है, धैर्य होता है, उसमें कार्यकुशलता होती है उसमें। तो ये कुछ गुण हैं जो आप अपने शब्दों में यहाँ पर दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अब बात आती है सारांश की। तो सारांश का अभिप्राय मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सारांश का अर्थ होता है कि आपको जो अनुच्छेद दिया है, जो गद्यांश दिया हुआ है, उसके बारे में या उसका आपको पूर्ण रूप से सार लिखना है। और जब हम सार लिखते हैं तो निश्चित तौर पर हम वो पूरा का पूरा गद्यांश तो नहीं लिखेंगे। तो हम मान लीजिए यह 8 पंक्तियों में अगर अनुच्छेद दिया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पंक्ति में आप उसका सारांश लिख देंगे। तो देख लेते हैं, हम यह लिख सकते हैं कि आदर्श व्यक्ति कर्मशील होता है, वह अपना समय व्यर्थ की बातों में नहीं गवाता, उसमें धैर्य होता है, कार्यकुशलता होती है, और वह विपत्तियों में भी अपने चरित्र का परिचय देता है, परिस्थितियों का वह दास नहीं होता। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हमने एक अपठित गद्यांश लिया, उस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न लिए और उनको हल करने का प्रयास भी किया। इसी प्रकार हम एक अगला देख लेते हैं। हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट का दखल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संभव है कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर और कंप्यूटर इंसान बन जाएगा। कंप्यूटर विशेषज्ञ और लेखक कवि रे कुर्जवील ने भविष्यवाणी की है कि सन 2029 तक कंप्यूटर और इंसान में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा और सदी के अंत तक तो वे सर्वथा एक रूप हो जाएंगे। तो अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। देखिए, आप अक्सर देखेंगे प्रश्न पत्र में आपको शीर्षक पूछा जाएगा और सारांश पूछा जाएगा। हो सकता है एक आध लघुत्तरीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार आपको अभ्यास करना है, बार बार उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो अब हमने इसको पढ़ा और पढ़कर हमें क्या लग रहा है कि हमारा जो आम जीवन है, मतलब हमारा दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में कंप्यूटर, इंटरनेट और इन सब का की जो भागीदारी है या जो दखल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हम इसका शीर्षक, अगर मैं सोचूं तो मैं इसका शीर्षक रख सकती हूँ हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट का दखल, या हमारे जीवन में कंप्यूटर और इंटरनेट की घुसपैठ। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। रे कुर्जवील ने क्या भविष्यवाणी की है, ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप देखिए, आपको तीसरी और चौथी पंक्ति में लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर है रे कुर्जवील ने भविष्यवाणी की है कि 2029 तक कंप्यूटर और इंसान में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, अर्थात वो एक जैसे हो जाएंगे, मतलब व्यक्ति कंप्यूटर जैसा हो जाएगा और कंप्यूटर व्यक्ति की तरह हो जाएगा। अब उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तीसरा प्रश्न है। तो सारांश में हम यही लिख सकते हैं
कि वर्तमान में हमारी जो जीवन शैली है वो कंप्यूटर और इंटरनेट से इस कदर प्रभावित हो चुकी है, इस कदर उनका हमारे जीवन में दखल हो गया है कि इंसान और कंप्यूटर में भेद कर पाना या उसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। और ये अंतर जो है वो मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ये इसका सारांश हो गया। इसी प्रकार अगला भी एक गद्यांश दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं काव्यांश, क्योंकि बच्चों आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएगा उसमें 2 प्रश्न अथवा में आएंगे। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अथवा का कोई भी प्रश्न होता है उसमें से एक ही प्रश्न हल किया जाता है। तो 2 प्रश्न आएंगे, एक होगा अपठित काव्यांश और एक होगा अपठित गद्यांश। तो आपको जो सरल लगे, आप जिसे सहज रूप से कर पाएं, आप उसे वहाँ पर हल कीजिएगा उत्तर पुस्तिका में, लेकिन हमें सभी को हल करना आना चाहिए। आगे आप कभी देखेंगे हम जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के काव्यांश और गद्यांश अक्सर पूछे जाते हैं और उन पर हमें अंक मिलते हैं। तो इस सब का अभ्यास आपको अभी से होगा तो और भी अच्छी बात होगी, और आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे आप वो भी बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो हम एक काव्यांश देख लेते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदध गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। अब इससे संबंधित प्रश्न है। हमने पहले इसको अगर पढ़ा तो हमें लगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, वसंत का मौसम कैसा होता है, वसंत के मौसम में क्या क्या बातें होती हैं, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। लेकिन इतने सब परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वीरों का जो वसंत होता है वो वैसा नहीं होता। तो उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है तो हम लिख सकते हैं वीरों का वसंत, या वीरों का कैसा हो वसंत, ये भी शीर्षक लिखा जा सकता है। उदधि क्या पूछ रहा है। उदधि का अर्थ आपको पता है, उदधि होता है सागर। तो जो सागर है, जो समुद्र है, वो गरज गरज कर बार बार क्या पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत, मतलब वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उपर्युक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो अब भावार्थ, जैसे हम गद्यांश में सारांश लिखते हैं तो उसी प्रकार काव्यांश का भावार्थ लिखा जाता है, अर्थात आपको इन पूरी पंक्तियों का भावार्थ लिखना है और संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, तो ये काव्यांश का भावार्थ यहाँ पर हम लिखेंगे और हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि हिमालय से बार बार यही पुकार आ रही है, उदधि बार बार गरजता है, प्राची पश्चिम भू नभ मतलब धरती आकाश सारी दिशाएं सब बार बार यही पूछ रहे हैं कि आखिर वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो यह जो काव्यांश है वो काव्यांश वीरों के ऊपर है, वीरता के ऊपर है कि वीरों के लिए ना कोई होली है, ना दिवाली है, ना वसंत है, उनके लिए हमेशा अगर कुछ है तो वो देश की रक्षा करना है। तो उनका वसंत, अगर वीरों के जीवन में अगर वसंत का मौका आता है, वसंत का मौसम आता है तो वो कैसा होता है। यह सारी दिशाएं, हिमालय, सागर, सारी दिशाएं, धरती, नभ, सब कुछ यही सारे ये सभी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर वीरों का वसंत कैसा होता है। तो इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का ये अन्य उदाहरण भी यहाँ पर है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन।
किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें भी शीर्षक लिखना है। अगला प्रश्न है, कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है? तो शीश अर्पित करना चाहता है, अपना सर अर्पित करना चाहता है। कवि किसके ऋण की बात कर रहा है? तो कवि बात कर रहा है भारत माता के ऋण का, धरती माता के ऋण का। तो अब प्यारे बच्चों, आप सभी को अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से हल करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे उसका उत्तर निकाल कर लिखना है, वह आप सभी को निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। और यह जो विषय है, यह जो प्रश्न है, वो बार बार अभ्यास का प्रश्न है। आपने सुना होगा ना, जब कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, तो हमें बार बार अभ्यास करना है। और जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप कितना भी कठिन से कठिन काव्यांश हो, कितने भी कठिन से कठिन गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आ जाए, आप उसे ज़रूर हल कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, लग जाइए अभ्यास में और इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से हल कीजिए। आगे भी आप जीवन में जब कभी भी इस तरह के प्रश्नों को देखें तो आप उसे भली भांति हल कर पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।